दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। 15 अगस्त से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के आलमबाग इलाके में रहने वाले देवेंद्र तिवारी के घर एक बैग में चिट्ठी मिली है, जिसमें देवेंद्र तिवारी और मुख्यमंत्री योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। देवेंद्र तिवारी वही शख्स है जिसने अवैध बूचड़खाने को बंद करने के लिए कोर्ट में जनहित याचिका दायर की हुई है। देवेंद्र तिवारी के घर मिली धमकी भरी चिट्ठी में लिखा है कि बाकियों की तो गर्दन काटी है और तुम दोनों को बम से उड़ाएंगे। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और बड़ी खबर, बिहार में नई कैबिनेट को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बोले थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। ये आपको बता दें कि बिहार में सियासी बवाल लगातार जारी है। अब नई कैबिनेट को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इन सब के बीच अब तेजस्वी यादव ने कहा कि थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव अब पटना वापस पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सब लोगों से बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के जितने भी घटक दल के शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे सीताराम येचुरी हैं, राजा साहब हों या फिर सोनिया गांधी हों, सभी लोगों से बातचीत हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से भी बातचीत हुई है, उनसे आशीर्वाद लिया है और सब लोग इस काम में लगेंगे। इसके अलावा शपथ ग्रहण में लालू प्रसाद यादव आएंगे या नहीं, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी कुछ नहीं कह सकते, देखा जाएगा हम लोगों की प्रायोरिटी क्या होती है। वहीं आरजेडी के नामों पर मोहर लगने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सब चीजें अब अंतिम चरण में हैं। बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने समाचार एजेंसी के हवाले से कहा कि बिहार की जनता नई सरकार के गठन से बेहद उत्साहित है और बढ़ चढ़कर अपने समर्थन दिखा रही है। वहीं अब नए मंत्रिमंडल के गठन पर उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि सबसे बातचीत चल रही है और थोड़े इंतजार के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। और बड़ी खबर, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी ने बोला बड़ा हमला, कहा बिहार में होंगे 5 मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल विस्तार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में 1 मुख्यमंत्री और 5 सुपर मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होकर भी सुपर मुख्यमंत्री होंगे, लालू प्रसाद यादव सुपर के सुपर मुख्यमंत्री होंगे, राबड़ी देवी सुपर मुख्यमंत्री होंगी, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती भी सुपर मुख्यमंत्री होंगी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक वीडियो शेयर कर तेजस्वी यादव पर हमला बोला। गिरिराज सिंह के इस शेयर वीडियो में तेजस्वी यादव ये कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि 10 लाख रोजगार देने का जो हमने वादा किया था वो हम मुख्यमंत्री बनने पर पूरा करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि फिलहाल 10 लाख रोजगार देने के वादे पर बीजेपी तेजस्वी यादव को लगातार घेर रही है। और बड़ी खबर, बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार का फार्मूला लगभग तय, जानिए किस पार्टी को मिलेंगे कितने मंत्री। ये आपको बता दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अब बारी है मंत्रिमंडल के विस्तार की। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि किसे कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि महागठबंधन में कहा जा रहा है कि बीजेपी और सहयोगियों की तर्ज पर 17 मंत्री पद महागठबंधन को मिलेंगे। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल यानी 5 पार्टियां होंगी। वहीं जेडीयू और हम पार्टी के पास में 14 मंत्री होंगे। अभी तक यही सहमति बनी है। जेडीयू और हम की तरफ से मंत्रिमंडल में 1-2 को छोड़ दें तो सभी पुराने चेहरे ही नजर आएंगे। और बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी को लग सकता है एक और सबसे बड़ा झटका, एनडीए के 3 सांसद होंगे जेडीयू में शामिल। ये आपको बता दें कि बिहार में एनडीए को एक और बड़ा झटका लग सकता है। खबर आ रही है कि एनडीए के 3 सांसद जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये एनडीए के साथ ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। अभी हाल ही में जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ में मिलकर सरकार बना ली है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में नई महागठबंधन की सरकार का गठन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरएलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को बड़ा झटका लग सकता है। जानकारी आ रही है कि आरएलजेपी के 3 सांसद महागठबंधन में जाने की तैयारी कर चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सांसद चंदन सिंह, बीना देवी, महबूब अली केसर जेडीयू को समर्थन देने पर मंथन कर रहे हैं। आरएलजेपी के पास में 5 सांसद हैं, यानी अगर 3 सांसद जेडीयू में शामिल हो जाते हैं तो उसके पास
पास में 2 लोकसभा सांसद बचेंगे। आरएलजेपी से खुद केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और उनके पुत्र प्रिंस राज सांसद हैं। बता दें कि लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान की मौत के बाद पार्टी में 2 फाड़ हो गई थी, जिसके बाद लोजपा पार्टी का एक धड़ा चिराग पासवान और दूसरा धड़ा पशुपति कुमार पारस के पास आ गया। लोजपा के 6 लोकसभा सांसद थे। पार्टी में बगावत के बाद पशुपति कुमार पारस को 5 सांसदों का समर्थन हासिल हुआ, जिससे वो मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए। गौरतलब है कि बिहार में जेडीयू के बाद अविभाजित लोजपा बीजेपी के गठबंधन का साथी रही है, जिसका राज्य में मजबूत जनाधार है। लेकिन अब बिहार में एनडीए को झटका लगता दिखाई दे रहा है। और ये बड़ी खबर, नीतीश कुमार पर जमकर भड़के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बोले जो बिना बैसाखी के मुख्यमंत्री नहीं बन सकता वो प्रधानमंत्री क्या बनेगा। ये आपको बता दें कि बिहार की नई महागठबंधन सरकार को लेकर बीजेपी नेताओं का गुस्सा थम नहीं रहा। अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो बिना बैसाखी के मुख्यमंत्री नहीं बन सकता वो प्रधानमंत्री क्या बनेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। नीतीश कुमार के एक तरफ आरजेडी नाम का कुआं है और दूसरी तरफ कांग्रेस रूपी खाई है। प्रधानमंत्री का सपना देखते देखते कहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद ना गवा बैठे। नीतीश कुमार लंबे समय तक बीजेपी के साथ में केंद्र में मंत्री भी रहे और बीजेपी के ही सहारे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। हर प्रदेश में प्रधानमंत्री पद की पहली और एकमात्र पसंद सिर्फ नरेंद्र मोदी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए 23 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं चलाकर सबका विकास किया है। अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो ये पैसा विपक्षी दलों के खातों में चला जाता। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की उम्मीदवारी पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पहले अपने दम पर विधानसभा जीत लें। अखिलेश यादव बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे हो गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने आजादी का अमृत महोत्सव पर कहा कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। इस दर्द का एहसास लोगों को कराने के लिए आज यूपी में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। लाखों लोगों के कत्लेआम की वास्तविक पीड़ा वर्तमान पीढ़ी को बताना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। इसी के साथ भी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने देश और प्रदेश के लोगों से आजादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की है। और ये बड़ी खबर, मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर बोला बड़ा हमला। कहा प्रधानमंत्री पद पर भर्ती के लिए लगी लंबी लाइन लेकिन पोस्ट खाली नहीं। ये आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा कि रिक्ति के बिना ही विपक्ष ने 2 दर्जन प्रधानमंत्री उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार पद के लिए नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अब अखिलेश यादव के नाम भी सामने आ रहे हैं। यूपी के रामपुर में सभा को संबोधित करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी फोबिया की राजनीतिक बीमारी से पीड़ित लोग जल्द ही गायब हो जाएंगे। बता दें कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवारी की अटकलें लंबे समय से चल रही हैं। इस लिस्ट में अब अखिलेश यादव का नाम पहली बार सामने आया है। खबरें ये भी आती रही हैं कि अखिलेश यादव राज्य की राजनीति छोड़कर दिल्ली का रुख करने का विचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी फोबिया की राजनीतिक बीमारी से पीड़ित लोग जल्द ही गायब हो जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि निराशावादी राजनीतिक खिलाड़ियों का ढोंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी मेहनत और ईमानदारी को कभी नहीं हरा सकता। और बड़ी खबर, हर घर तिरंगा अभियान पर उद्धव ठाकरे ने बोला बड़ा हमला। बोले सिर्फ तिरंगा फहराने से देशभक्त नहीं हो जाते। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा नीति केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान पर जमकर हमला बोला और कहा कि सिर्फ तिरंगा फहराने से आप देशभक्त नहीं हो जाते। शिवसेना नेता ने कहा कि वो समझते हैं कि ये आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है, लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है कि 75 साल के बाद कितना लोकतंत्र बचा है। अपने पिता बाला साहेब ठाकरे द्वारा 1960 में शुरू किए गए कार्टून पत्रिका मार्मिक के 62वें स्थापना दिवस पर वीडियो लिंक के जरिए बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि कार्टूनिस्टों को भारत के गुलामी की ओर बढ़ने के खिलाफ लोगों का मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने एक वायरल कार्टून के बारे में बोलते हुए कहा कि आजकल माई बाप राजशाही सरकार ने हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि उन्होंने भाजपा पर क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा राज्य की पार्टियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र सरकार में मंत्रियों को विभाग देने में देरी पर भी सवाल उठाए हैं।
अगली बड़ी खबर, भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों को नहीं होगा वोटिंग का अधिकार, साधु संत तैयार कर रहे संविधान। ये आपको बता दें कि संतों और विद्वानों का एक वर्ग हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत के संविधान का मसौदा तैयार कर रहा है। माघ मेला 2023 के दौरान आयोजित होने वाले धर्म संसद में इसे पेश किया जाएगा। इस वर्ष फरवरी में आयोजित हुए माघ मेले के दौरान भारत को अपने स्वयं के संविधान के साथ एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धर्म संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। वाराणसी स्थित शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि अब संभावी पीठाधीश्वर के संरक्षण में 30 लोगों के समूह द्वारा इस संविधान का एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान 750 पृष्ठों का होगा और इसके प्रारूप पर अब व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी। धार्मिक विद्वानों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ में विचार विमर्श और वाद विवाद होगा। इसी आधार पर प्रयागराज में होने वाले माघ मेला 2023 में आधा संविधान जारी किया जाएगा, जिसके लिए धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक 32 पेज तैयार किए गए हैं, जिनमें शिक्षा, रक्षा, कानून व्यवस्था, मतदान की व्यवस्था समेत अन्य विषयों से जुड़े पहलू शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस हिंदू राष्ट्र संविधान के अनुसार दिल्ली के बजाय वाराणसी देश की राजधानी होगी। इसके अलावा काशी में धर्म संसद बनाने का भी प्रस्ताव है। मसौदा तैयार करने वाले समूह में हिंदू राष्ट्र निर्माण समिति के प्रमुख कमलेश्वर उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील BN रेड्डी, रक्षा विशेषज्ञ आनंद वर्धन, सनातन धर्म के विद्वान चंद्रमणि मिश्रा और विश्व हिंदू महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह सहित अन्य शामिल हैं। कवर पेज पर अखंड भारत का नक्शा है। स्वरूप ने कहा कि यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे अन्य देशों को भारत से अलग कर दिया गया है, जो एक दिन विलय हो जाएंगे। दस्तावेज पर विस्तार से बताते हुए आनंद स्वरूप ने कहा कि हर जाति के लोगों को राष्ट्र में रहने की सुविधा और सुरक्षा मिलेगी और अन्य धार्मिक धर्मों के लोगों को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के संविधान के मसौदे के अनुसार मुस्लिम और ईसाई वोट देने के अधिकार को छोड़कर एक आम नागरिक के सभी अधिकारों का आनंद लेंगे। आनंद स्वरूप ने कहा कि देश में व्यवसाय करने, रोजगार पाने, शिक्षा और किसी भी आम नागरिक द्वारा प्राप्त सभी सुविधाओं का लाभ उठाने की आजादी होगी, लेकिन उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आनंद स्वरूप के अनुसार नागरिकों को मतदान का अधिकार 16 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्राप्त होगा, जबकि चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि फिलहाल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की पूरी तैयारी है। साधु संत संविधान को तैयार कर रहे हैं। इस मामले में आपका क्या मानना है? क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, संजय राउत की नई पहचान, कैदी नंबर 8959, जेल में मिला 10x10 का बैरक, एक बिस्तर और पंखा। ये आपको बता दें कि मुंबई के पात्राचौल जमीन घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते ईडी की कार्रवाई के घेरे में आए शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल संजय राउत मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में हैं। बाकी कैदियों की तरह संजय राउत को भी कैदी नंबर दिया गया है। शिवसेना नेता संजय राउत का कैदी नंबर 8959 है। बता दें कि ईडी ने संजय राउत को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि संजय राउत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें 10x10 का एक अलग बैरक मिला है, जिसमें अलग से शौचालय और स्नान गृह भी है। उन्हें बिस्तर और पंखा भी मिला है और बैरक के आसपास सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। संजय राउत जेल में रहकर भी महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में समाचार के माध्यमों से पूरी जानकारी रखते हैं। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुई उनकी मां हीराबेन, बच्चों के संग फहराया राष्ट्रीय ध्वज। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। ये अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन मोदी ने गांधीनगर में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। हीराबेन मोदी ने इसी साल जून में अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। तब प्रधानमंत्री मोदी भी गांधीनगर गए थे। केंद्र सरकार ने देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सभी देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। हीराबेन मोदी ने शनिवार को खुद भी अपने आवास पर तिरंगा फहराया और छोटे बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज भी बांटे। हीराबेन मोदी गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती हैं।
और ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, टीएमसी नेता ने दिया पार्टी से इस्तीफा। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी से पूर्व राज्यसभा सांसद पवन के वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने टीएमसी में शामिल होने के करीब 9 महीने के बाद ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो जनता दल यूनाइटेड से पहले साल नवंबर में टीएमसी में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि फिलहाल सांसद पवन के वर्मा ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। और ये बड़ी खबर, बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा ऐलान, बोले बंगाल के हालात श्रीलंका जैसे, टीएमसी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारेगी जनता। ये आपको बता दें कि शिक्षक घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उसके बाद पशु तस्करी मामले में तृणमूल के बाहुबली नेता अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद बंगाल में ममता बनर्जी सरकार चौतरफा घिर गई है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल के हालात भी श्रीलंका जैसे होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका की तरह यहां के लोग भी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।